गार्जियन मेरे सुन लो, बाबा का ज्ञान कभी भूल नहीं जाना रे। जैसे ऑडिट किया है, लॉ भी तो सीखा है, बाबा का ज्ञान कभी भूल नहीं जाना रे। बाबा का ज्ञान। So hello everyone, this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन शानदार चल रही है, राइट? तो आपके प्रिपरेशंस को और अच्छा बनाने के लिए मैं लेकर आया हूं रिविजनरी सीरीज, जिसके अंदर छोटे छोटे चैप्टर्स मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं बहुत ही कम टाइम फ्रेम के अंदर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज द चैप्टर ऑफ निधि कंपनीज। तो अगर निधि कंपनीज की बात करें हम लोग, छोटा सा चैप्टर है, सेक्शन 406 रेड विद द निधि रूल्स 2014। करीबन 22-23 रूल्स है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, और सेक्शन 406 एक छोटा सा सेक्शन है जो आपको याद रखना है। मेनली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज रूल्स। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो निधि कंपनीज क्या होता है बॉस, व्हाट आर द निधि कंपनीज। तो निधि कंपनीज की बात करें तो निधि कंपनी मतलब एक ऐसा कंपनी जिसको बनाया जाता है उस उद्देश्य से, उस ऑब्जेक्टिव से कि वो क्या कर सके, अपने मेंबर्स के अंदर एक सेविंग्स का जो हैबिट है उसको कल्टीवेट कर सके। वो लोग डिपॉजिट भी मेंबर्स से ही लेते हैं और लोन भी मेंबर्स को ही देते हैं। अपार्ट फ्रॉम द मेंबर्स दे डोंट एक्सेप्ट एनी डिपॉजिट फ्रॉम नॉन मेंबर्स एंड दे कैन नॉट गिव एनी लैंडिंग टू द नॉन मेंबर्स। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स से ही डीलिंग करते हैं, उनसे पैसा लेना है, उनको देना है और उनके सेविंग्स की हैबिट को कल्टीवेट करना है, और एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करती है रिगार्डिंग हाउ द निधि कंपनीज आर गोइंग टू फंक्शन, एंड इसको हम लोग म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी भी बोलते हैं। अब देखना यहां पे आता है रूल 3A, डिक्लेरेशन ऑफ द कंपनी एज अ निधि कंपनी। सबसे पहले एक चीज याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक कंपनी ही निधि कंपनी के रूप में कमेंस हो सकती है। एक प्राइवेट कंपनी कभी भी निधि कंपनी के रूप में कमेंस नहीं हो सकती। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हाँ भैया मिनिमम नेट ऑन फंड कितना होना चाहिए, वो लोग जो डिपॉजिट्स है वो सिर्फ अपने मेंबर्स से ले सकते हैं, वो जो लोन्स है वो सिर्फ अपने मेंबर्स को दे सकते हैं, एक मेंबर के पास मिनिमम इतना शेयर होना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारा कंडीशन है जो कि दिया हुआ है। तो सबसे पहले आता है रूल 3A, डिक्लेरेशन ऑफ निधि कंपनी। जब भी एक कंपनी, एक पब्लिक कंपनी निधि कंपनी के रूप में कमेंस होती है, फॉर्म होती है, तो उसको NDH 4 फाइल करना पड़ता है। क्या फाइल करना पड़ता है सर? NDH 4 फाइल करना होता है। द रेलेवेंट फॉर्म इज NDH 4। अब NDH 4 की फाइलिंग कब तक करनी है, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट यू नीड टू रिमेंबर। अब ये वाली चीज दो हिस्सों में डिवाइडेड है। अभी निधि कंपनीज अमेंडमेंट रूल्स आया रिसेंटली ऑन 19 अप्रैल 2022। कब आया? 19 अप्रैल 2022। तो 19 अप्रैल 2022 से पहले क्या था वो रूल 3A में दिया हुआ है, और 19 अप्रैल 2022 के बाद क्या है वो रूल 3B में दिया हुआ है। ठीक है, तो रूल 3A फॉर निधि कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड बिफोर 19 अप्रैल 2022। तो क्या बोला हुआ है? द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग NDH 4 आर एस फॉलोज। कब तक फाइल करना है? विद इन 60 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। Within 60 days after the expiry of 1 year from the date of incorporation, you have to remember for MCQ। या फिर अगर रीजनल डायरेक्टर ने थोड़ा टाइम लिमिट एक्सटेंड किया था तो आप 1 साल उस टाइम लिमिट से काउंट कर लीजिए। ये 1 साल का समय क्यों दिया जाता है? बेसिकली कि बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं निधि कंपनी साइड बाय साइड वो कंप्लाई कर सके। फॉर एग्जांपल मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए, नेट ऑन फंड कितनी चाहिए, तो वो सारे रिक्वायरमेंट्स निधि कंपनीज कंप्लाई कर सके, इसीलिए 1 साल का समय निधि कंपनीज को दिया जाता है। और अगर निधि कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई हैं ऑन और आफ्टर 19 अप्रैल 2022, तो यहां पे लगता है रूल 3B। और रूल 3B क्या कहता है? एक पब्लिक कंपनी जो डिजायरस है टू बी डिक्लेयर्ड एज अ निधि कंपनी, उसको NDH 4 में अप्लाई करना होगा विद इन ए पीरियड ऑफ 120 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन फॉर डिक्लेरेशन एज अ निधि। लेकिन कंडीशन क्या है? कम से कम 200 मेंबर्स होने चाहिए और नेट ऑन फंड होना चाहिए ऑफ 20 लाख रुपीज और मोर। ध्यान दीजिएगा, पहले ये 10 लाख रुपए हुआ करता था, अब ये 20 लाख रुपए है, और रूल 3B अपने आप में ही पूरा का पूरा नया है। उसके अलावा बोला गया है कि कंपनी को साथ में अटैच करना होगा अलॉन्ग विद NDH 4 एक डिक्लेरेशन कि हमारे जो प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स हैं वो फिट एंड प्रॉपर है। नाउ हाउ टू डिटरमाइन कि वो जो डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स हैं वो फिट एंड प्रॉपर है कि नहीं है, तो उसके रिगार्ड भी बहुत सारे क्राइटेरियाज दिए हुए हैं कि टू डिटरमाइनिंग कि वो जो प्रमोटर और डायरेक्टर है निधि कंपनी का वो फिट एंड प्रॉपर है कि नहीं है, हमें देखना होगा उनकी इंटीग्रिटी, हॉनेस्टी, एथिकल बिहेवियर, रेपुटेशन, फेयरनेस। दिस इज व्हाट वी हैव टू सी। प्लस हमें देखना होगा वेदर दोज डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स हैव नॉट इंकर्ड एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशंस, और बहुत सारे यहां डिस्क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो एक तो ये देखना होगा कि हाँ भैया वो जो प्रमोटर्स डायरेक्टर्स हैं वो ईमानदार हैं, हॉनेस्ट हैं, एथिकल हैं, रेपुटेड हैं, इज्जतदार लोग हैं, करेक्टर अच्छा है, करेक्टर ढिल्ला नहीं है। और साथ ही साथ ये देखना होगा कि उन्होंने कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन इंकर ना कर रखा हो, जैसे उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल कंप्लेंट ना की गई हो अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, उनके खिलाफ कोई चार्जशीट फाइल ना हुआ हो, उनके खिलाफ कोई रिस्ट्रेंट ऑर्डर
फाइल ना किया गया हो बाय एनी एनफोर्समेंट अथॉरिटी, या उनको कन्विक्ट ना किया गया हो बाय एनी कोर्ट फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, या फिर उनको एज ए विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर ना किया गया हो बाय सेबी आरबीआई कि आप विलफुल डिफॉल्टर है, आपने जानबूझ के लोगों को पैसा पे नहीं किया, या फिर उनको अनसाउंड माइंड का व्यक्ति डिक्लेयर नहीं किया गया बाय द कोर्ट कि आप पागल है मानसिक रूप में, राइट। प्लस वो व्यक्ति डायरेक्टर ना हो इन 5 और मोर कंपनीज दैट इज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड और डिक्लेयर्ड एज अ निधि, या फिर प्रमोटर ना हो इन 3 और मोर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड और डिक्लेयर्ड एज अ निधि। कि आप अगर ऑलरेडी डायरेक्टर है इन 5 और मोर कंपनीज, या आप ऑलरेडी प्रमोटर है इन 3 और मोर कंपनीज दैट इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन अब आप किसी और कंपनी में प्रमोटेड डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। तो ये सारा रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, एग्जामिन करेगा कंपनी के एप्लीकेशन को जो कंपनी ने NDH 4 में फाइल किया है, एंड अकॉर्डिंगली सब कुछ एग्जामिन करने के बाद 45 डेज के अंदर अपना डिसीजन कंपनी क्या करेगा, निधि कंपनी को फाइनली कम्युनिकेट कर देगा, राइट। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 45 डेज के अंदर जवाब नहीं दिया तो माना जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हाँ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीम्ड अप्रूवल दे दिया है। उसके बाद देखना आता है यहाँ पे रूल 4 दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि कंपनीज। तो बोला गया है कि निधि कंपनी जो है पब्लिक कंपनी के वे में फॉर्म होनी चाहिए एंड मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए का होना चाहिए। उसके बाद बोला गया कि कोई भी निधि कंपनी कभी भी प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेगा। क्या करेगा सर? प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेगा। उसके बाद बोला गया है कि किसी भी निधि कंपनी का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसके जो मेमोरेंडम में लिखा होगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर के सेविंग्स के हैबिट को कल्टीवेट करना होगा। वो लोग लोन्स भी लेंगे तो मेंबर्स से लेंगे, डिपॉजिट भी लेंगे तो मेंबर्स से लेंगे, और लोन्स भी देंगे तो मेंबर्स को देंगे। फर्दर बोला गया है कि निधि कंपनीज क्या कर सकती है, निधि कंपनीज एक रास्ते से इनकम जनरेट कर सकती है, दैट इज निधि कंपनी लॉकर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती है ऑन रेंट टू इट्स मेंबर्स। क्योंकि लॉकर मतलब क्या हो गया यार, अल्टीमेटली तुम सेविंग्स को कल्टीवेट तो कर रहे हो, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन कंडीशन ये है, उसके अंदर भी कंडीशन है कि जो भी ग्रॉस इनकम होगा निधि कंपनी का, मान लीजिए ग्रॉस इनकम लैडर से 1 CR है, तो रेंटल इनकम फ्रॉम द लॉकर फैसिलिटीज शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल ग्रॉस इनकम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो पूरे साल भर में ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लॉकर फैसिलिटीज को रेंट में देकर जो रेंटल इनकम कमा रहे हो वो 20% एक्सीड नहीं होना चाहिए। फर्दर बोला गया कि निधि कंपनी के नाम के आगे लास्ट में निधि लिमिटेड लिखा होना चाहिए, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि वो जो कंपनी है वो निधि कंपनी है। उसके बाद रूल 5 के अंदर बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स थी जो निधि कंपनीज को 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर पूरा करना पड़ता था, लेकिन अब रूल 5 की रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया है, तो इसे आप स्ट्राइक ऑफ कर सकते हो। Then we have filing of NDH 1. तो बेसिकली NDH 4 फाइल करना होता है टू डिक्लेयर द स्टेटस दैट वी आर निधि कंपनीज। NDH 1 फाइल करना होता है बेसिकली एज ए स्टैच्यूटरी कंप्लायंस की हमने सारे स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस किए हैं। तो बोला गया कि विद इन 90 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, विद इन 90 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन एंड वेयर एप्लीकेबल द सेकंड फाइनेंशियल ईयर, निधि कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, एक रिटर्न ऑफ स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस फाइल करना पड़ेगा इन NDH 1 along with the fees as prescribed in the company's registration offices and fees rules with the registrar। और एक CS क्या करेगा, सर्टिफाई करेगा, या फिर एक कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस क्या करेगा, सर्टिफाई करेगा कि सारे के सारे स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस प्रॉपर्ली हुए हैं। और ये NDH 1 कब तक फाइल करना है सर? विद इन 90 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद रूल 6 काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाता है या प्रोहिबिशंस लगाता है निधि कंपनीज के अंदर ऊपर कि निधि कंपनीज भाई चिट फंड कंपनी का काम नहीं करेगा, हायर परचेज फाइनेंस कंपनी का काम नहीं करेगा, लीजिंग फाइनेंस कंपनी का काम नहीं करेगा, बिकॉज वो एज अ निधि कंपनी फॉर्म हुआ है। फिर ये लोग प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेंगे, डिबेंचर्स इशू नहीं करेंगे, मेंबर्स के साथ करंट अकाउंट नहीं खोलेंगे क्योंकि इनको मेंबर्स के साथ धंधा नहीं करना है, उनका सेविंग्स को कल्टीवेट करना है, सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स अकाउंट खोलेंगे। ये लोग किसी दूसरी कंपनी का शेयर्स वगैरह एक्वायर नहीं करेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ BOD कंट्रोल नहीं करेंगे, बिकॉज अगेन निधि कंपनीज का काम ये नहीं है कि वो दूसरी कंपनीज के मैनेजमेंट को एक्वायर करने बैठा रहे। निधि कंपनी सिर्फ और सिर्फ बोरिंग और लैंडिंग का जो डीलिंग अपने मेंबर्स के साथ करेंगे। लॉकर फैसिलिटीज रेंट में देंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% ऑफ ग्रॉस इनकम के जितना ही रेंटल इनकम हो सकता है वहां पे। मेंबर्स के अलावा किसी और से डिपॉजिट लेंगे नहीं, लोन देंगे नहीं। मेंबर्स ने लोन लेने के बदले कोई सिक्योरिटी वगैरह दी है तो उसको आगे प्लेज करेंगे नहीं, है ना। किसी बॉडी कॉर्पोरेट से लोन नहीं लेंगे, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को लोन नहीं देंगे। जो भी उसका बोरिंग या लैंडिंग एक्टिविटी का काम है उसमें कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंटर नहीं करेंगे, बिकॉज वो सिर्फ मेंबर्स के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए है। किसी भी मेंबर को लोन देने के लिए उनसे कोई ब्रोकरेज वगैरह कलेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ निधि कंपनी। प्लस मेंबर्स को लोन देने के लिए निधि कंपनी खुद लोन वगैरह नहीं लेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि निधि कंपनी के पास खुद के पास पैसा नहीं है और वो आगे से लोन ले रहा है और फिर मेंबर को लोन दे रहा है, दैट शुड नॉट बी अलाउड। तो इस तरीके से काफी सारा यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है।
Then we have rule 7 share capital and allotment. बोला गया every निधि company shall issue fully paid up share equity shares of nominal value not less than 10 rupees each. सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर इशू करेंगे और 10 रुपए का नॉमिनल वैल्यू होना चाहिए. कोई सर्विस चार्ज भी लिवाई नहीं किया जाएगा ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स. और यहां पे पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है. हर एक निधि कंपनी अलॉट करेगा हर एक डिपॉजिट होल्डर को. जिस भी बंदे से डिपॉजिट लिया जा रहा है, जिस भी मेंबर से डिपॉजिट लिया जा रहा है, एटलीस्ट 10 इक्विटी शेयर्स अलॉट करेगा या फिर शेयर्स इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज. बिकॉज अल्टीमेट क्राइटेरिया इज कि डिपॉजिट सिर्फ मेंबर से लेना है. देन वी हैव रूल 8 मेंबरशिप. एक निधि कंपनी क्या नहीं करेगा, किसी भी बॉडी को ऑपरेट को एडमिट नहीं करेगा एज अ ट्रस्ट और मेंबर. एक निधि कंपनी इंश्योर करेगा कि मेंबरशिप इज नॉट रिड्यूस टू लेस देन 200 मेंबर्स एट एनी टाइम एंड ए माइनर शेल नॉट बी एडमिटेड एज अ मेंबर ऑफ द निधि कंपनी. एक माइनर एडमिट नहीं होना चाहिए एज अ मेंबर ऑफ द निधि कंपनी. फर्दर ध्यान रखना है कि जब कोई लोन डिपॉजिट चल रहा है तो ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ सच लोन और डिपॉजिट कोई भी मेंबर अपना 50% ऑफ शेयर होल्डिंग से ज्यादा शेयर ट्रांसफर नहीं करेगा. कोई भी मेंबर अपने 50% ऑफ शेयर होल्डिंग से ज्यादा ट्रांसफर नहीं करेगा. फर्दर जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स रिटेन करने की रिक्वायरमेंट है, कि जो हमने मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स की बात करी थी कि भैया हर एक डिपॉजिट होल्डर के पास 10 इक्विटी शेयर होना ही चाहिए या फिर शेयर्स इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज होना ही चाहिए, तो उतना शेयर तो उनके पास हमेशा होना ही चाहिए. तो वैसे बोला गया मैक्सिमम 50% शेयर ट्रांसफर अलाउड है. बट अगर आप 40% भी करते हो तो आपको यह ध्यान रखना है कि वो जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग का रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो रहा है. इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी यहां पे दिया हुआ है. देन वी हैव रूल 9 दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ नेट ऑन फंड. की हर एक निधि कंपनी को नेट ऑन फंड मेंटेन करना पड़ेगा एटलीस्ट 20 लाख रुपीज का या फिर हायर अमाउंट एज सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब. उसके बाद आता है रूल नंबर 11 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय निधि कंपनी की. एक निधि कंपनी ज्यादा से ज्यादा जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है वो कितना कर सकती है. ए निधि कंपनी शैल नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 20 टाइम्स ऑफ एनओएफ एज पर द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड मैक्सिमम डिपॉजिट्स कैन नॉट एक्सीड 20 टाइम्स ऑफ एनओएफ. उसके बाद रूल 13 अगर बात करें तो अगेन डिपॉजिट्स के बारे में बात किया गया है कि जब भी एफडी लेगा निधि कंपनी तो मिनिमम 6 महीने के लिए लेगा, मैक्सिमम 60 मंथ्स के लिए लेगा, मतलब 5 साल के लिए, और मिनिमम 6 महीने के लिए. 3 महीने से पहले तो फोरक्लोजर अलाउड ही नहीं होता. और 3 महीने के बाद अगर फोरक्लोजर कर भी देता डिपॉजिट का निधि कंपनी का, डिपॉजिट होल्डर्स को पैसा वापस दे भी देता है, तो 6 महीने तक कोई ब्याज नहीं देगा. ब्याज देगा ही 6 महीने के बाद, ठीक है ना, इंटरेस्ट देगा ही 6 महीने के बाद. अगर आरडी की बात करें तो आरडी एक्सेप्ट किया जाएगा मिनिमम 12 मंथ्स के लिए, मैक्सिमम 60 मंथ्स के लिए. तो एफडी मिनिमम 6 मंथ्स के लिए, आरडी मिनिमम 12 मंथ्स के लिए. एक निधि कंपनी तो मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑफर कर सकता है आरडी के ऊपर. वो आरबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको एक्सीड नहीं कर सकता. एक निधि कंपनी कभी भी कोई डिपॉजिट 3 महीने के अंदर रिपे नहीं कर सकता. 3 महीने के बाद ही रिपे कर पाएगा. उसमें भी 6 महीने तक अगर रिपे कर दिया तो इंटरेस्ट नहीं देगा. 6 महीने के बाद रिपे किया तभी जाके इंटरेस्ट देगा. उसके बाद आता है रूल 14 दैट इज अनएकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स. कि एक निधि कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा अनएकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स के अंदर. मतलब ऐसी टर्म डिपॉजिट जिसमें कोई सिक्योरिटी प्लेज वगैरह नहीं है, जो फ्री है फ्रॉम ऑल द काइंड्स ऑफ चार्ज और मॉर्गेज, जो कि एटलीस्ट 10% होना चाहिए ऑफ द डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द सेकंड प्रीसीडिंग मंथ. राइट. अनफोर्सन सर्कमस्टांसेस में टेम्पररी विड्रॉल अलाउड है. ओनली इन अनफोर्सन सर्कमस्टांसेस, कोई कॉन्टिजेंसी के केस में टेम्पररी विड्रॉल अलाउड है अगर रीजनल डायरेक्टर वहां पे क्या कर दे, अप्रूव कर दे. रूल 15 दैट इज लोन. तो यहाँ पे जो लोन देना है सिर्फ मेंबर्स को देना है. और अगर जॉइंट शेयर होल्डर्स है तो जिस बंदे का नाम पहले आ रहा है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ने, आप उस व्यक्ति को लोन दे सकते हो, उस व्यक्ति के नाम पे लोन दे सकते हो. जो निधि कंपनी लोन्स देगा मेंबर्स को वो सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट गोल्ड, अगेंस्ट सिल्वर, अगेंस्ट ज्वेलरी, अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, एफडी रिसिप्ट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज लोन्स दे सकते हैं. तो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आप जब लोन देंगे मेंबर्स को सिर्फ और सिर्फ गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एफडी रिसिप्ट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह के अगेंस्ट भी दे सकती है. फर्दर आगे निधि कंपनी क्या नहीं कर पाएगा, सिक्योरिटीज को प्लेज भी नहीं कर पाएगा. The rate of interest that can be given by Nidhi company, that can be charged by Nidhi company, shall not exceed 7.5% above the highest rate of interest offered by deposits by the Nidhis and shall be calculated on the reducing balance method, but this can change depending on the RBI guidelines. Rule 17 regarding rules related to directors. बोला गया कि जो डायरेक्टर है वो भी निधि कंपनी का मेंबर होना चाहिए, जिस तरीके से डिपॉजिट होल्डर क्या होना चाहिए था, निधि कंपनी का मेंबर होना चाहिए था. जो डायरेक्टर का टर्म होगा वो ज्यादा से ज्यादा 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक हो सकता है. अगर एक बार एक व्यक्ति रिजाइन कर जाता है, उसका टर्म खत्म हो जाता है, मतलब रिजाइन कर जाता है, तो उसके बाद 2 साल का कूलिंग ऑफ लगेगा. क्या लगेगा? 2 साल का कूलिंग ऑफ लगेगा. उसके बाद वो जो रीअपॉइंट हो सकेगा ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years ऑफ सीजिंग टू बी डायरेक्टर हो सकेगा. तो ये चीज का भी ध्यान रखना है. वो जो डायरेक्टर होगा निधि कंपनी का, उसको भी सेक्शन 152 सब सेक्शन 4 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, कंसेंट वगैरह देना है, डिन नंबर वगैरह का ध्यान रखना है. एंड वो उस बंदे के ऊपर भी सेक्शन 164 की डिस्क्वालिफिकेशंस लगेंगी.
रूल 18 डिविडेंड, एक निधि कंपनी कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगा एक्सीडिंग 25% इन एनी फाइनेंशियल ईयर, दैट इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। ए निधि कंपनीज कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग 25% इन एनी फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद रूल 19 ऑडिटर के बारे में है। कोई भी निधि कंपनी अपॉइंट नहीं करेगा या रीअपॉइंट नहीं करेगा इंडिविजुअल एज ऑडिटर फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो इंडिविजुअल की बात करें तो एक इंडिविजुअल अपॉइंट हो सकता है फॉर मैक्सिमम 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और फर्म की बात करें तो फॉर 2 टर्म्स ऑफ मैक्सिमम 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो सेम लाइक कंपनी ऑडिट, सेम लाइक कंपनी ऑडिट, इंडिविजुअल और फर्म का जो केस है वो सेम लाइक कंपनी ऑडिट है, 5 ईयर्स 10 ईयर्स। देन उसके बाद रूल 21 दैट इज फाइलिंग ऑफ हाफ ईयरली रिटर्न। हर एक कंपनी जो कि कवर्ड है अबव शैल फाइल हाफ ईयरली रिटर्न विद द रजिस्ट्रार इन फॉर्म एनडीएच 3। तो एनडीएच 3 के अंदर एक हाफ ईयरली रिटर्न का रिक्वायरमेंट होता है। एनडीएच 1 के अंदर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस का रिक्वायरमेंट होता है। एनडीएच 4 के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ द स्टेटस एज अ निधि कंपनी, एंड एनडीएच 3 के अंदर एक हाफ ईयरली रिटर्न का रिक्वायरमेंट होता है जो कि फाइल करना पड़ता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर, and that is duly certified by a CS in practice or chartered accountant in practice or cost accountant in practice। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर एक कंपनी निधि रूल्स कंप्लाई नहीं करती है तो पेनल्टी कितना लगने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी द पेनल्टी। तो जो कंपनी है और जो ऑफिसर्स है कंपनी के उनके ऊपर फाइन लगने वाला है अप टू 5,000 रुपीज, और अगर कंटिन्यूअस ऑफेंस है तो फर्दर फाइन लगने वाला है अप टू 500 रुपीज फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट डे। यानी फर्स्ट डे नहीं लगेगा बट उसके बाद 500 रुपए करके हर दिन लगते रहेगा और मैक्सिमम 5,000 रुपए ही लग सकता है। निधि कंपनीज के केस में रेलिवेंट फॉर्म जो है एनडीएच 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एंड मोस्टली चैप्टर के साथ साथ ही हमने सारे 4 जो फॉर्म्स का जिक्र है वो ऑलरेडी देख लिया है कि एनडीएच 1 किस चीज के लिए होता है, 2 किस चीज के लिए होता है, 3 किस चीज के लिए होता है, 4 किस चीज के लिए होता है। तो सिंपल सा चैप्टर है, चैप्टर ऑफ निधि कंपनीज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पीडीएफ फाइल है आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम apnamentor.com इन द फ्री रिसोर्सेज सेगमेंट, या फिर यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस फाइल फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल दैट इज CS Sanidhya Saraf। राइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा।